गुड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने अंडरस्टैंडिंग इंडियन फोक किया था, जिसमें हमने मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह किए थे। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परफॉर्मिंग आर्ट, यानी कि क्रियात्मक कलाएं। अब क्रियात्मक कला की हम जो पहले करेंगे, क्रियात्मक कला की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। क्रियात्मक कला का जो संबंध होता है वो संगीत के साथ होता है, ठीक है। और संगीत का जो संबंध होता है वो किससे होता है? ध्वनि से। ध्वनि के बिना संगीत नहीं है। और संगीत का जो पूरा संबंध है वो किससे है? ध्वनि से। और ध्वनि से भाव आवाज़ होती है, ठीक है। जो वो भाव देना चाहती है ध्वनि, वो क्या होती है? उसकी आवाज़। आवाज़, अगर ध्वनि की बात करें, ये दो तरह की होती है। एक जो होती है मधुर, दूसरी होती है कठोर। मधुर ध्वनि वो होती है जो कानों को अच्छी लगती है, जिसे सुनकर खुशी होती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोयल की बात की जाए या किसी पर्सन की बात की जाए, तो कईयों का जो बोलने का तरीका होता है बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है। तो और जैसे कोयल की बात की जाए, तो जो कोयल होती है उसकी जो आवाज़ है बहुत ही कोमल मधुर होती है, जो सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर कठोर की बात की जाए, वो ऐसी आवाज़ होती है जो कानों को अच्छी नहीं लगती। जैसे कि अब मान लो पहले के जो म्यूज़िक होते थे, पुरानी म्यूज़िक और जो हमारा आज के म्यूज़िक है, अब इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो जो पहले म्यूज़िक होता था थोड़ा मधुर म्यूज़िक होता था। जो आजकल का म्यूज़िक है वो थोड़ा लाउड म्यूज़िक है, शोर शराबा ज़्यादा है उसमें, तो वो कठोर म्यूज़िक में आता है, ठीक है बेटा। संगीत का जो संबंध है ध्वनि के सुरीलेपन से होता है, ठीक है। तभी संगीत बनता है ना, जब संगीत में सुरीलापन होगा, ठीक है। और ध्वनि की जो पैदाइश जो होती है वो शुरू से ही होती है, जो कहते हैं गॉड गिफ्टेड होती है, जो इंसान के अंदर होती है। अब अगर ध्वनि को हम जब किसी वाद में किसी तारों को छेड़ा जाता है ना, मान लो मान लो तार ही है, तो उसमें अगर हम उसकी वायर को छेड़ते हैं ना, तो उसमें कंपन पैदा होता है, ठीक है। जिससे कंपन पैदा होता है उसको यानी कि कह लो कि उसमें कंपन या विरोध पैदा होता है, जिससे ध्वनि पैदा होती है। और जब तार को छेड़ा जाता है, जब वो कुछ दूर तक चली जाती है, कहने में जब तक उसमें कंपन होती रहती है तब तक उसमें साउंड आता है। फिर वो क्या होता है, वो जैसे जैसे कंपन उसकी कम होती जाती है, वो उसी जगह पर वापस आ जाती है, ठीक है। और जब तार अपने स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाता है तो उसे कंपन कहते हैं। उससे कंपन होती है, ठीक है बेटा। ये कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी वायर को उसमें कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में छेड़ते हैं, जब हम वायर को छेड़ते हैं तो उसमें एक कंपन पैदा होती है, वो कंपन एक ध्वनि होती है। और कंपन जब तक होती है तब तक उसमें ध्वनि की साउंड आती है। और ये कंपन धीरे 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 जहाँ से वो आई होती है वहीं वो वापस चली जाती है। अब हमने बात की थी दो प्रकार की ध्वनियों की। ध्वनि जिसमें कंपन नियमित हो, सुनने में कानों को अच्छी लगती है। जैसे कि अगर पवन ध्वनि जिसकी कंपन अनियमित होती है, वो सुनने में अच्छी नहीं लगती है, ठीक है बेटा। ये तो थी क्रियात्मक कला की अवधारणा कि परफॉर्मिंग आर्ट क्या होती है। नेक्स्ट है, इसमें संगीत में स्वर, ताल होते हैं, ये आपको भी पता है। हर एक जो स्वर होते हैं उनकी जो लिपियाँ होती हैं और उसमें शुद्ध रूप होता है, ठीक है बेटा। हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्वर। और इसके स्वर क्या होता है? संगीत में स्वर से भाव संगीत लेखन प्रणाली से है, ठीक है। जो ये संगीत होता है इसमें स्वर के भाव से संगीत है, ठीक है। क्रियात्मक रूप से संगीत में जो भी गाया बजाया जाता है उसे क्या करते हैं? राइटर डायरेक्ट नहीं बजाते हैं, पहले लिरिक्स लिखे जाते हैं, वो आपको भी पता है। पहले उस गाने को लिखा जाता है, उसके लिरिक्स लिखे जाते हैं, लिपिबंद करना स्वर कहलाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो म्यूज़िक के स्वर होते हैं, आपने साइंस देखे होंगे
तो वो ही समझ सकते हैं म्यूज़िक वाले, कि उसको हम नहीं समझ सकते वो कौन सा लिरिक्स यूज़ करते हैं। आप लोगों ने जैसे कि शोज़ आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी वो गाना शुरू करने लगते हैं तो वो बोलते हैं कि लाउड या स्लो, मीडियम, ऐसा लिरिक्स रखना। तो वो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि जो लिख कर लिपि बंद करना स्वर कहलाता है। इससे संगीत की शिक्षा सरल हो गई है। कि इससे क्या होता है, जब पहले वो लिख लेते हैं तो जब संगीत करने लगते हैं, गाने लगते हैं, तब वो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है बेटा। अगर अब संगीत के इतिहास को अगर देखा जाए तो यह पता चलता है कि जो संगीत है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक है। और ये आपको पता है, ये ललित कलाओं में आते थे। संगीत ललित कलाओं की ललित कला में से एक है। प्राचीन काल से ही संगीत में लिखने के लिए कुछ स्वर चिन्हों का प्रयोग होता था। यह स्वर लिपि का आरंभ, यानी कि जो ये स्वर होते हैं वो लिपि का आरंभ मानते थे। और जो ये लिपि का जो प्रारंभ है वो प्राचीन काल से हुआ है। अगर हम वैदिक युग में स्वर लिपि की बात करें, जो वैदिक युग था उसका जो प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, इसमें अनुदान स्वर स्थानों को बताने के लिए खड़ी लिटी तिरछी रेखाओं का प्रयोग किया जाता था। और वैदिक काल में स्वरों के नाम जो रखे जाते थे, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंदिर, अति स्वर आदि होते थे। सामवेद के समय में भी इसे समागान 7 स्वरों में ही होता था। सारे गामा पाधानी, ये 7 स्वर माने गए हैं। और प्राचीन काल में जो स्वर लिपि का विकास हुआ, पहले तो वैदिक युग में स्वर लिपि का जो ऋग्वेद से चला आ रहा है, उसके बाद प्राचीन काल में स्वर लिपि का विकास हुआ नाट्य शास्त्र के द्वारा। ठीक है। नाट्य शास्त्र में क्या होता था, स्वर लिपि को नाट्य शास्त्र में ताल चिन्हों के रूप में उल्लेख मिलता है, किया जाता था। भरत काल में इसमें गंधार आदि सरंग, प, म, ध, नी, इन नामों से इनको जाना जाता था। फिर आए ब्रह्मदर्शी ग्रंथों की स्वर लिपि। इसका आंकन उन्होंने कुछ प्राचीन मंत्रों के ग्रंथों से मिलता है। इसमें 7 स्वरों के संकेत सबसे पहले ब्रह्मदर्शी से ही मिलते हैं। जो 7 संकेत है, सा रे गा मा पा धा नी, ये यहीं से मिलते हैं। और भारत के नाट्य शास्त्र में अगर देखा जाए तो इसमें चिन्ह नहीं है। ठीक है। स्वर के आंकन को 2 रूप यानी कि ह्रस्व और दीर्घ रूपों में बांटा गया है। ठीक है। अगर हम अब नेक्स्ट इसके टाइप्स की बात करेंगे, जो स्वर होते हैं वो किस रूप में होते हैं। पहला जो स्वर, ये 7, पहले तो संगीत मुख्य रूप से 7 स्वरों पर आधारित होता है। ठीक है। ये 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है। और इसमें जो प्योर स्वर होता है, शुद्ध स्वर, ये 7 स्वरों को शुद्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी, जो ये स्वर हैं इन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। अब सॉफ्ट स्वर की बात करें, जो कोमल स्वर वही होते हैं जिसमें आम ध्वनि से काम नहीं चलता है। स्वरों को ध्वनि में उतार चढ़ाव करने पड़ते हैं और यह स्वर हल्की धुन वाले होते हैं। इसमें रे, गा, दा, नी, ये स्वर कोमल स्वर होते हैं। ठीक है। अब सा रे गा मा पा धा नी है, इसमें अगर हम हारमोनियम पे बजाते हैं तो इसमें जो ये स्वर होते हैं, कोई दीर्घ होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। जो रे, गा, द, नी, ये शब्द, नी जो शब्द है ये स्वर कोमल है। अगर हम फास्ट स्वर की बात करें, जो माँ को तेज स्वर में माना जाता है और यह लिपि में तेज स्वर के रूप में प्रयोग करते हैं। ये तो अगर जो म्यूज़िक वाले होंगे, जिन्हें म्यूज़िक की थोड़ी पहचान होगी, आई थिंक वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को, कि इसमें जो ये प्योर स्वर, सॉफ्ट स्वर, फास्ट स्वर, जो फिक्स स्वर भी होते हैं, ये किस प्रकार वो लेते हैं। ठीक है बेटा। और इसे अगर हम फास्ट स्वर की बात करें, तेज स्वर की बात करें, तो इसे आम स्वर से थोड़ा तेज बजाया जाता है। ये जो आजकल तेज म्यूज़िक लिए जाते हैं, आई थिंक इसमें इन स्वरों का प्रयोग किया जाता होगा। और अचल जो फिक्स्ड है, उसमें कोमल और तेज स्वरों को निकाल कर जो शेष बच जाते हैं, ठीक है, सॉफ्ट, और ये फास्ट वालों को निकाल कर जो शेष बच जाते हैं उन्हें फिक्स स्वर कहते हैं। इसमें आते हैं सा और पा। इन स्वरों की ध्वनि साधारण से ना तो हल्की हो सकती है और ना ही भारी।
भाव ये है कि ये दोनों स्वर हमेशा एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं, सा और पा। ठीक है बेटा, ये तो थे टाइप्स, प्योर स्वर, सॉफ्ट स्वर, फास्ट स्वर और फिक्स स्वर, यानी कि शुद्ध, कोमल, तेज और अचल। इन स्वरों में ये जो 7 स्वर हैं हमारे, इन स्वरों को यानी कि शुद्ध स्वर भी कहते हैं, और इन्हें जब इनका यूज़ किया जाता है तो कोमल स्वर, तेज स्वर और अचल स्वर के द्वारा इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है समतक। समतक की अगर बात करें तो ये भी ही स्वरों का एक सत्ता मानी जाती है। ठीक है, आप लोगों ने अगर हारमोनियम के ऊपर वो एक ब्लैक बटन्स देखे होंगे ना, तो ये जो स्वर आते हैं, ये समतक के जो स्वर आते हैं वहीं से आते हैं। ठीक है, ये इनका जो अर्थ, समतक का अर्थ होता है 7, यानी कि शुद्ध 7 स्वरों का, यानी कि शुद्ध 7 स्वरों को समतक कहा जाता है। यानी कि जो ये 7 स्वर होते हैं, इनके समूहों को समतक कहा जाता है। अचल और चल स्वरों को बजाने और गाने के अंतर के साथ 12 सुर बनते हैं। ठीक है बेटा, जो ये स्वर बजाए जाते हैं उनको गाने के अंतर के साथ 12 सुर बनते हैं, पर नामों के आधार पर 7 सुरों के समूह को ही समतक कहते हैं। ठीक है, वैसे तो ये जो उसमें से साउंड निकलते हैं ये बहुत निकलते हैं, बट इनके जो शब्दों को लिया गया है वो 7 ही लिए गए हैं। ठीक है, पश्चिम संगीत में जो समतक को संगीत में जब इसका प्रयोग किया जाता है, इसे मत्स से तार स तक 8 स्वरों का सूचक कहा जाता है। जो भारतीय संगीत में जो 7 स्वर हैं उनको सप्तक का नाम दिया गया है। ठीक है, इन 7 स्वरों के साथ साथ जो और सुरों का प्रयोग किया जाता है, 12 स्वर होते हैं उनमें। ठीक है, ये 7 स्वर तो होते हैं लेकिन 12 और होते हैं, जो आपने देखे होंगे उसमें ब्लैक्स बटन्स होते हैं, उनमें से ये स्वर निकलते हैं। और ये स्वर एक ही समय में अस्तित्व नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें मूल रूप धारण करने में सदियां लग जाती हैं। ठीक है, यानी कि एक साथ नहीं निकलते हैं, उनको बजाने का कोई तरीका होता है, उसके हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। समतक की जो किस्में हैं, टाइप्स हैं, वो 3 तरह की हैं। ठीक है, मध्र, मध्यम और तार। ठीक है बेटा, अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें आप देखेंगे, ये देखिए, ये हारमोनियम के जो ये ध्वनियाँ हैं, मा ध नी रे गा, मा धा नी रे गा लिखा हुआ ऊपर आप लोगों ने देखा होगा। ये हारमोनियम में होता है। ये ब्लैक बटन्स हो गए, ये वाइट हो गए, जिसमें सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी लिखा हुआ आपने देखा होगा। इसमें आप देखो, ये मंदर पद तक लिखा हुआ है इसमें जो बात की गई है, फर्स्ट जो बात की गई है मध्य सप्तक की, जिसमें उन्होंने स्वरों की आवाज़ के मध्य सप्तक के स्वरों से दुगना नीमन होता है, यानी कि इनके जो पहले सप्तक होते हैं वो मध्य सप्तक कहलाते हैं। जो मध्य सप्तक होते हैं उससे जो पहले सप्तक आते हैं वो मध्य सप्तक कहलाते हैं। इनके स्वरों की जो संख्या कम होती है, लेकिन उदाहरण देख लो, अगर मध्य सप्तक के प की जो आंदोलन संख्या 360 है, तो मध्य सप्तक के प की 360 से आधी 180 ही होगी। यानी कि आई थिंक ये म्यूज़िक वाले ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे कि जो इनकी संख्या होती है, जो पहले मध्य सप्तक बजाया जाता है यानी कि प, उसकी अगर साउंड 360 होगी, अगर ये मध्य सप्तक के पास प आ जाए तो ये 360 से आधी हो जाती है, यानी कि 180। और मध्य सप्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत, कुल 12 स्वर होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसकी जो मध्य सप्तक की बात की गई है, ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, मध्य सप्तक सा रे प म प ध नी तक हैं ये शब्द। इसमें जो मानव की साधारण आवाज़ होती है, ये मध्य सप्तक होता है, ये नॉर्मल आवाज़ मानी जाती है, जो ना अधिक ऊंची ना अधिक धीमी होती है। ठीक है, इसे मध्य सप्तक कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो नॉर्मल आवाज़ होती है जिसमें हम अधिक गाते बजाते हैं, और इसकी जो संख्या होती है अन्य सप्तकों से थोड़ी अधिक होती है, उनकी कम होती है ऊपर वालों की और इसकी
अधिक होती है। उसमें यही 7 शुद्ध 5 विकृत यानी कि टोटल 12 स्वर ही माने गए हैं। तार सप्तक की बात करें, जो तार है उसमें सुरों की आवाज़ बहुत ऊंची होती है और स्वर लिपि में इसके ऊपर बिंदी लगाई जाती है। ठीक है बेटा। जो पहला था मद्र की अगर बात करें तो उसमें जो स्वरों की आवाज़ होती है वो मध्यम होती है। ठीक है। और उनके सुर लिपि में सुरों के नीचे बिंदी आती है, उनके स्वरों के नीचे बिंदी आती है। उनकी तीव्रता आमतौर पर साधारण होती है। ठीक है। उनकी संख्या कम होती है। मध्यम की बात करें तो यह मानव की साधारण आवाज़ होती है जिसमें हम नॉर्मल गाते बजाते हैं। ठीक है। बट इनकी संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है। ये भी यानी कि इनके जो स्वर हैं वो भी 12 हैं, मध्यम के भी 12 हैं और तार के भी 12 ही माने गए हैं। और जो तार है इनके जो स्वरों की बिंदी होती है, स्वर लिपि की बिंदी ऊपर की तरफ आती है। ठीक है बेटा। ये तो थे आपके समतक, टाइप्स ऑफ समतक। अब आएंगे मीनिंग ऑफ ताल। अगर हम ताल की बात करें तो ले के साधन को मापने के साधन को ले का यानी कि ताल कहा जाता है। मात्रा की ऐसी समान इकाई जो ताल की पूर्ति करती है। ठीक है। जिसमें 6 मात्राओं से ताल को नापा जाता है। यदि मात्राओं को समझना हो तो घड़ी के हर सेकंड की एक एक आवाज़ में मात्राएं कह सकते हैं। इसकी गति भी समान है। इसकी गति होती है वो समान होती है। जो ले की अगर बात करें तो हर एक उसमें साधन को अगर हम मापे ना तो हर एक उसमें जब अब घड़ी की आवाज़ कर रहे हैं तो घड़ी की हर एक सुई में ताल है। ठीक है। इन 6 मात्राओं को से बनता है। यदि मात्राओं को समझना हो तो घड़ी के हर एक सेकंड की आवाज़ में मात्रा हम कह सकते हैं। ठीक है। और इनकी गति जो होती है वो नॉर्मल होती है। आलाप की बात करें, जो आलाप होता है इसे राग के स्वरों को और विशेष स्वरों का विस्तार करना और साथ ही उसी वर्ण पर गाना अलंकार के साथ श्रृंगार उस राग का आलाप कहलाता है। ठीक है। अब जो राग के स्वर होते हैं उन स्वरों को अगर विस्तार रूप दिया जाए और साथ ही उनके वर्ण पर जो गान अलंकार के साथ श्रृंगार उस राग का आलाप कहलाता है। ठीक है। ये श्रृंगार रस में आते हैं। आपने हिंदी में पढ़े होंगे। श्रृंगार रस अलंकार जो होते हैं उनमें आलाप का प्रयोग किया जाता है। आलाप के द्वारा गायक के जो वादक होते हैं राग को विशेष स्वर के साथ इसका प्रयोग करते हैं और राग का जो स्वरूप होता है वो सुनने वालों के सामने पेश करता है। ठीक है। आलाप जो किया जाता है, आपने देखा आलाप का मतलब होता है ना जो साउंड लगा के, जैसे कि अगर हम वो यानी कि एक ही सुर में करके साउंड लगाते हैं ना तो वो आलाप माना जाता है। इस तरह किसी भी राग के स्वर को अगर हम विशेष स्वर में जो विस्तार करने को और वर्ण पर अलंकार के साथ श्रृंगार पर उस राग को आलाप कहते हैं। और जो आलाप के द्वारा जो गायक होता है वो वादक राग को विशेष स्वर के साथ दूसरों के सामने पेश करता है और अपनी दिल की भावनाओं को राग के स्वरों द्वारा दूसरों तक पहुंच जाता है। ठीक है। आप लोगों ने कोई पंजाबी गाने सुने होंगे तो उसमें आलाप देखा होगा। बीच में जैसे शुरू करते हैं गाने में तो उसमें पहले आलाप देते हैं। कोई भी आपने अगर कोई पंजाबी गाना सुना होगा तो जो इससे क्या होता है वो अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रेजेंट पेश करते हैं। ठीक है बेटा। ये था हमारा आलाप। अगर इंडियन संगीत की बात की जाए तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में संगीत को जो कलाएं हैं वो ललित कला हम पीछे भी पढ़ चुके हैं और मानवतावादी कलाएं विशेष स्थान रखती हैं। जो ललित कलाएं हैं और मानवतावादी कलाएं हैं वो विशेष ध्यान रखती है। और मानवतावादी कलाओं की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी कलाएं आएंगी? चित्रकला होगी। ठीक है। संगीत, कविता होगी, मूर्ति कला होगी। संगीत की जो परिभाषा है, संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा अपने भावों को ललित कला के अपने भावों को प्रकट किया जाता है।
ठीक है। संगीत की परिभाषा, संगीत वह कला है जो संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा अपने भावों को प्रकट किया जाता है। और ललित कला की श्रेणी में 5 तरह की कलाएं आती हैं। सबसे पहले जो कला आती है वो आती है संगीत, फिर आती है कविता, फिर चित्रकला, फिर मूर्तिकला, फिर आएगी आपकी वास्तुकला। मानव भावनाओं को व्यक्त करती है। ये जितनी भी कलाएं हैं वो मानव की भावनाओं को व्यक्त करती हैं, परंतु प्रत्येक माध्यम के जो इसका जो प्रत्येक माध्यम है ये बदल जाता है। जब इसको हम इसका प्रयोग करते हैं ना, इसका जो माध्यम है वो बदल जाता है। आप संगीत का माध्यम अपने भावों को संगीत के माध्यम से प्रकट करेंगे और कविता के माध्यम से प्रकट करेंगे, वो बदल गया। फिर वो चित्रकला के माध्यम से बनाकर लोगों के सामने अपने भावनाओं को प्रकट करेगा, मूर्तिकला में मूर्ति को रूप देकर, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे जो इनके भाव होते हैं उनका वो उसका जो रूप है वो बदल जाता है, ठीक है बेटा। ये है हमारा भारतीय संगीत। और इनको आगे 3 भागों में जो बांटा गया है वो है हमारे कंठ संगीत, वाद्य संगीत और नृत्य संगीत। हाँ, अगर हम कंठ संगीत और वाद्य इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, तो आपने सुना होगा कि जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक वाद्य संगीत जो बजाए जाते हैं वो साहित्य कला द्वारा चित्रकला, संगीत, वास्तुकला, इन सबसे इनके साथ गहरा संबंध होता है और इन सभी विषयों को इकट्ठा करके फाइन आर्ट का इनको नाम दिया गया है, ठीक है बेटा। ठीक है, ये सारे जो संगीत आते हैं ये टाइप आते हैं वो भारतीय संगीत में आती हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है साहित्य कला। अब साहित्य कला की बात करें, साहित्य के जो मुख्य भाग हैं वो क्या है? भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व, जो कि कलाओं में ही पाए जाते हैं। ये तत्व जो कलाओं में मौजूद होते हैं तब अपनी कलाएं पूर्ण मानी जाती हैं जब इन्हें अपने भावों द्वारा अभिव्यक्त करके इन्हें सुंदरता के भाव पैदा किए जाते हैं, ठीक है। अब चित्रकला रेखाओं और रंगों द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। संगीतकार संगीत और ध्वनि द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। कला व साहित्य एक सिक्के के 2 ही पहलू माने जाते हैं, ठीक है। और इन्हें मिलाकर अगर ये कलाएं मिल जाएं तो ये दमदार कलाएं बन जाती हैं, ठीक है। अगर प्यार में घायल हुए व्यक्तियों के लिए अगर मीठे बोल जो बोले जाते हैं, जो गाए जाते हैं, वो साहित्य कहलाते हैं, ठीक है। और साहित्य कल्पना के मनोवेग द्वारा जीवन की व्याख्या करता है, ठीक है बेटा। अगर हम भाव संगीत की बात करें तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। चित्रपट संगीत या फिल्मी गीत जो हम लोग देखते हैं, लोक संगीत जो हमारे ट्रेडिशनल जो लोकगीत हैं, जगह जगह के पंजाबी लोकगीत हैं, आपके पहाड़ी हैं। भजन गीत की बात करें, जो ये हमारे जो भजन गीत है, ये इसमें जो संगीत में जो चीज़ प्रयोग की जाती है वो है भाव संगीत, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर इसके बाद तो हम बात करें तो इसमें आएगा कि संगीत को साहित्य में जो संगीत जो साहित्य है वो अपने भावों को स्पष्ट करता है। भक्ति संगीत में जो कुछ भी है वह साहित्य की ही देन मानी गई है। विद्वानों के अनुसार कविता कल्पना व मनोवेग द्वारा जीवन की व्याख्या करता है, जो कि मानवीय कल्पना के द्वारा होती है, ठीक है। और जो भाव संगीत, अगर संगीत की बात करें तो उसमें भक्ति संगीत की बात करें तो उसमें वो साहित्य की ही देन मानी गई है, जिसमें नाटक, गीत, नृत्य नाटक आदि विषय और वस्तु साहित्य प्राप्त होता है। अगर राष्ट्रीय गीत, समूही गीत, ईश्वर वंदना, उत्सव गीत, भक्ति गीत, लोकगीत, फिल्मी गीत, इन सब तरह के गीतों की अगर हम बात करें तो ये सब काव्य संगीत मूर्तिमान करता है अपने आप को, ठीक है बेटा। तो ये तो था हमारा परफॉर्मिंग आर्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जिसमें हमने पढ़ा स्वर, सप्तक,
और इसके टाइप्स पढ़े हैं, मीनिंग ऑफ ताल क्या होता है, आलाप क्या होते हैं और म्यूज़िक क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक है वो है नृत्य कला। अब नृत्य कला में आप लोगों ने देखा होगा हमारी ये जो डांस फॉर्म्स हैं वो इंडिया की वो बहुत सारी हैं, जिसमें भरतनाट्यम आता है, कुचिपुड़ी आता है, भांगड़ा आता है, गिद्दा आता है, ठीक है। और इसमें गरबा आ गया, लावनी आ गया, गढ़वाली नृत्य आ गया, डांडिया नृत्य आ गया। ये जो सारे डांस फॉर्म है हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा नृत्य कला। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।